महाराष्ट्र की राजनीति में इस समय घटित हो रही छोटी छोटी घटनाएं राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा संकेत दे रही हैं। और याद रखिए, 4 घटनाओं ने सियासी भूचाल ला दिया है। ये 4 घटनाएं क्या हैं, आप कुछ ग्राफिक्स के पॉइंट के हिसाब से आप समझ लीजिए। बीएमसी के लिए मिशन 150 का टारगेट सेट कर दिया गया है और उद्धव ठाकरे ने जिस प्रकार से धोखा दिया उसको जवाब देने की तैयारी हो गई है। तीसरा, संजय राउत जो भोंपू बने हुए थे ना, उनको अब तक जमानत नहीं मिली है, 1.5 महीने से अधिक हो जाएंगे अब जेल में। और चौथा, उद्धव और आदित्य ठाकरे की इज्जत शिवाजी पार्क में दांव पर लगी है और इस बार वो भी रही सही कसर जो है वो भी खत्म होने वाली है। मीडिया वाले तो इधर 16 सीट वाले जो नीतीश कुमार है ना, उसी में प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं, लेकिन असलियत ये है कि अमित शाह ने महाराष्ट्र में खेल कर दिया है। अब उन्होंने क्या खेल किया है ये मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको कुछ बयान सुनाता हूं, तभी आपको पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। और आप देखिए, ये जो संजय राउत हैं, उन्होंने एक समय क्या कहा था और अमित शाह को कहा था, जरा खुद सुनिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हो हम उस स्कूल के हेडमास्टर है, आपको बताना चाहिए। और संजय राउत तो छोड़िए, ये जो उद्धव ठाकरे हैं ना, उन्होंने सीधे मोदी शाह की जोड़ी को धमकाना शुरू कर दिया था, जरा खुद सुनिए। पटकने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है शिवसेना को। और यही नहीं, उद्धव की जो शिवसेना है ना, वो न सिर्फ एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको चैलेंज दे रही थी, बल्कि सीधे उसके साथ जो खड़ी महाशक्ति है उसको भी ये गुट चैलेंज दे रहा था। आप ये भी सुन लीजिए। पूरी तैयारी है, आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए। लेकिन अब अमित शाह ने, जो उद्धव ठाकरे हैं ना, उनके चैलेंज को स्वीकार कर लिया है और इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति एक नई करवट ले रही है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज महाराष्ट्र की बात करना जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक महागठबंधन जो महाअघाड़ी के नाम से था, उसने मोदी को चुनौती देने के लिए जो प्रयोग किया था, आज उसमें कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, वो विपक्षी पार्टियों के हौसले को पस्त करने वाली ही नहीं है, बल्कि मिशन 2024 के लिए एक नई लकीर खींचने वाली है। महाराष्ट्र में इस समय एक बहुत बड़ा चुनाव आ रहा है, बीएमसी चुनाव। कई राज्यों का जो चुनाव होता है ना, उससे भी बड़ा चुनाव। और इसलिए याद रखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आने वाले समय में सारे मीडिया वाले वहीं पहुँच जाएंगे बीएमसी कवरेज को लेकर के। और याद रखिए, इस बीएमसी चुनाव के लिए अमित शाह ने 150 का टारगेट रखा है। यहाँ पर एक मिशन शुरू किया है, मिशन बदला। और ये जो बदला मिशन है ना, वो क्यों है आप समझिए। उसके लिए वहाँ 150 सीट लाना ज़रूरी है। ये बदला उद्धव ठाकरे से लेना है। और याद रखिए, ये जो बीएमसी है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जो देश का सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। और यहीं से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है ना, उसका दाना पानी चलता रहा है। और इस बीएमसी पर अब उद्धव ठाकरे कई बार सत्ता में नहीं भी रहे हैं, लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि बीएमसी पर उनका 30 वर्षों से कब्जा रहा है, 30 वर्षों से दोस्तों, याद रखिए। और पिछली बार जब चुनाव हुआ था ना, तो उस समय शिवसेना को बहुमत नहीं मिला था और भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रचंड जीत हासिल की थी। आप देख लीजिए, बेस्ट स्कोर रहा था ये शिवसेना को 84 और भारतीय जनता पार्टी को 81 सीटें। लेकिन इस बार अमित शाह ने साफ कर दिया है, हर हाल में 150 सीटें लानी है। और ये इसलिए ज़रूरी है कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया उसको सबक सिखाना है। और ये अमित शाह ने तय कर दिया है। और सबक सिखाने के लिए, अब जैसे अभी अमित शाह बॉम्बे गए तो उन्होंने ये टारगेट सेट किया, लेकिन इसकी तैयारी काफ़ी पहले से शुरू कर दी गई थी। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए, अभी हाल ही में दही हांडी उत्सव हुआ था
और इस उत्सव में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को करारी शिकस्त दी थी। अब देख लीजिए, दोगुना दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया था। पिछली बार आप रिपोर्ट में देखिए 150 से 175 दही हांडी कार्यक्रम हुआ था और भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आई थी? 81। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 370 दही हांडी कार्यक्रम किया। यानी मान लीजिए, अब इसका क्या गणित है ये भी समझिए, क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर होता है ना, तो जो लोकल चुनाव होता है उसमें इसका असर होता है। जो लोकल लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, वही तो दही हांडी उत्सव का आयोजन कराते हैं। यानी साफ है कि इन घटनाओं से कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुख्ता तैयारी कर रखी है। अब एक तरफ जहां मुंबई में उद्धव की शिवसेना अपने अहंकार की वजह से डूब रही है, वहीं दूसरी तरफ इनके सबसे बड़े भोंपू समझ गए ना, संजय राउत, वो जेल से निकल ही नहीं पा रहे। और ये जनाब 1 अगस्त को गए थे, अब इनको 19 सितंबर तक के लिए फिर भेज दिया गया है, वही उनका घर हो गया है। और याद रखिए कि ये जो संजय राउत की गिरफ्तारी हुई है, ये पात्रा चौल ज़मीन घोटाले में हुई है। ईडी की रेड पड़ी थी और इसमें 1000 करोड़ का सिर्फ घोटाला ही नहीं है, बल्कि 672 परिवारों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। अब ऐसे में संजय राउत के बिना तो महाराष्ट्र की राजनीति में मज़ा नहीं आता। जितनी घटनाएं हो रही हैं, ज़रा सोचिए, अगर संजय राउत बाहर होते तो कौन सी डायलॉगबाजी करते। अब वो तो अंदर हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ छांट कर लाया हूँ, आप ज़रा सुनिए कि वो क्या बोलते। सुनिए। आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ। देख रहे हैं ना, खुद को नंगा आदमी कह रहे हैं। और अमित शाह जिस प्रकार से जीतने की बात कह रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके की बात कर रहे हैं, ये जनाब तो सीधे धमकी पर उतर आते। खुद सुनिए। अगर ये लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ तक कि लोकतंत्र के बजाय ये सीधे रास्ते की लड़ाई पर उतर आने की धमकी देते थे। आप भूले नहीं होंगे, भूल गए तो आपको सुना देता हूँ, सुनिए। रास्ते की लड़ाई रास्ते पर, सड़क पर हो सकती है, हो जाएगी। अब महाराष्ट्र से जो चौथी बड़ी खबर है वो दशहरा रैली को लेकर है। दशहरा रैली जो शिवाजी पार्क में आयोजित होती है ना, उसको लेकर दोनों गुट, एकनाथ शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे का गुट, दोनों अड़ गए हैं कि हमें कराना है। दोनों ने अप्लाई भी कर दिया है। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शिवसेना में दशहरा रैली को आयोजित करने की परंपरा, और वो भी शिवाजी पार्क में, बाला साहेब ठाकरे ने ही डाली है। इसीलिए ये लड़ाई चल रही है। और आज स्थिति ये है कि शिवसेना के जो अधिकतर विधायक तो वैसे ही पहले उनके साथ थे, तभी सरकार बनी, अब सारे सांसद भी उनके पास पहुंच गए। तो असली शिवसेना कौन है? ये तो मतलब बहुत सामान्य सी बात है ना। तो ऐसे में जो शिवाजी पार्क में रैली होती है शिवसेना की, वो कौन कराएगी? एकनाथ शिंदे भी पूरी तरह से दावा ठोक चुके हैं, उनका गुट, और इधर ये भी दावा ठोक रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि ये जो रैली का परमिशन है वो कौन देता है? वो तो गृह मंत्रालय देता है, पुलिस विभाग देता है, वो तो देवेंद्र फडणवीस जी के पास है। तो आप समझ लीजिए कि ये भी एक ज़बरदस्त लड़ाई छेड़ने वाली हैं। और हो सकता है फिर से उद्धव ठाकरे बोलने लगे कि अपने बाप के नाम पर चुनाव लड़ो, वोट मांगो या रैली करो। लेकिन चक्कर ये है कि ये तो शिवसेना की परंपरा है, और शिवसेना की परंपरा खुद बाला साहब ठाकरे ने बनाई है, और शिवसेना जिसके पास होगी वही तो ये आयोजित करेगा ना। लेकिन जो उद्धव ठाकरे हैं और आदित्य ठाकरे हैं, इस समय के जो हालात बन रहे हैं उसमें उनकी जो बची खुची इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी अगर एकनाथ शिंदे ने वहाँ पर रैली का आयोजन कर दिया। और इन परिस्थितियों में इनकी इज्जत को, इनके सम्मान को बचाने के लिए कौन कूदा है जानते हैं? शरद पवार। वही शरद पवार जो अचानक से भीष्म पितामह बन जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की है। हालांकि ये तो समय ही बताएगा कि वो क्या कर पाएंगे। लेकिन आज जो शिवसेना के ये उद्धव और तमाम लोग घिघिया रहे हैं, एक समय वो धमकी देते थे अपने ही विधायकों को,
और कैसे धमकी देते थे इसकी बानगी मैं आपको दिखा देता हूं, जरा सुनिए। देखो, ये जो विधायक चले गए हैं उनको महाराष्ट्र में आना घूमना बहुत मुश्किल होगा। जरा सोचिए कि जो उद्धव की शिवसेना कभी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र से पूरी तरह से खत्म कर देने की कस्में खाती थी, आप देखिए शिवाजी का, शिवसेना का बीजेपी पर हमला, छत्रपति के महाराष्ट्र से लिया गया पंगा तुम्हारा तंबू उखाड़ कर रहेगा, तंबू उखाड़ने की बात कहते थे। आज वो उद्धव की शिवसेना तिल तिल कर खत्म हो रही है। यही है आज महाराष्ट्र की हकीकत। साथियों, आज मेन स्ट्रीम मीडिया नीतीश कुमार के इर्द गिर्द माहौल बना रहा है, लेकिन उनका क्या हाल होने वाला है इसका ट्रेलर आप आज के महाराष्ट्र में शरद पवार के रूप में देख सकते हैं। 2019 के चुनाव के बाद मोदी को चुनौती देने के लिए महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार बनी थी, और वो भी महाअघाड़ी सरकार के रूप में 2019 से लेकर 2022 तक इन्होंने कितनी चुनौती दी, लेकिन आखिर में जब ये पूरा का पूरा प्रयोग धाराशायी हो रहा है, ठीक उसी समय नीतीश कुमार विपक्षी पार्टियों को लेकर मोदी को चुनौती देने के लिए एक नया प्रयोग कर रहे हैं। और ये प्रयोग तो वही है ना जो शरद पवार कर चुके हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का क्या हाल होने वाला है ये वो खुद शरद पवार को देखकर समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।